दोस्तों आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा जो आपका थर्ड पेपर है उसका यूनिट 1 हमने क्लियर कर लिया था। आज हम देखेंगे यूनिट 2 आधुनिक विद्यालयों का स्वरूप और उनकी समीक्षा। आधुनिक विद्यालय किस प्रकार के हैं उनकी समीक्षा हम यहाँ पे करने वाले हैं। 10 नंबर का दोस्तों यूनिट है यहाँ से, तो एक प्रश्न आपके निबंधात्मक यहाँ से बन सकता है और कुछ प्रश्न यहाँ से छोटे यानी कि अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक। मल्टीपल चॉइस का भी दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है। सभी क्वेश्चंस को दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए पहला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा का विकास। जो शिक्षा है दोस्तों ज़्यादातर अगर हम इतिहास पढ़ें तो हमें ज़्यादा शिक्षित इंग्लैंड वाले लोग लगते हैं, क्योंकि पुराने टाइम से ही वहाँ पे शिक्षा चल रही है, भारत से भी पहले। तो इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य को उदय 16वीं और 17वीं सदी में हुआ था और राजाओं के निरंकुश शासन की वजह से की जगह संसदीय प्रणाली स्थापित हुई। जो राजाओं का निरंकुश शासन था उसको ख़त्म करके संसदीय प्रणाली स्टार्ट कर दी गई। लेकिन वहाँ अभिजात्य जमींदार और पूंजीपतियों का नियंत्रण बना रहा और व्यापक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। जमींदार और पूंजीपतियों का मतलब कि अमीरों का दबदबा रहा और संसद के चुनाव में महिलाओं व मजदूरों को 20वीं सदी की शुरुआत तक मत देने का अधिकार प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच इंग्लैंड में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अगला टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, अभिजात्य वर्ग की निजी शालाएं। अभिजात्य वर्ग क्या है? 18वीं सदी में इंग्लैंड में कोई सरकारी विद्यालय नहीं था, ना ही कोई सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली थी। इस समय अभिजात्य वर्ग के लड़के प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रिपरेटरी स्कूलों में जाते थे। इसके बाद चुनिंदा महंगे आवासीय विद्यालय में पढ़ने जाते। यह व्यवस्था आज भी बनी हुई है। मध्यम वर्ग के बच्चे ग्रामर विद्यालयों में जाते थे, जो निजी विद्यालय थे मगर निःशुल्क शिक्षा देते थे। अगला टॉपिक है मध्य वर्ग के लिए ग्रामर शालाएँ। तो मध्यम वर्ग के लिए ग्रामर शालाएँ यानी कि निःशुल्क वाला। तो ग्रामर विद्यालयों की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। उस समय उच्च शिक्षा की आशय ग्रीक व लैटिन भाषा और उसके साहित्य का अध्ययन करना था। इसमें बोलकर पढ़ने और याद किए हुए को दोहराने पर विशेष बल दिया जाता था। बोलकर पढ़ने पर और याद किए हुए को दोहराते रहने पर। इससे क्या होता है दोस्तों, आपने कुछ याद किया है कुछ टॉपिक तो उसे आप भूल नहीं पाते हो, पर विशेष बल दिया जाता था। इस तरह से यह पढ़ने की तैयारी करवाने का तरीका या पढ़ाई रटत पद्धति से होती थी। रटकर याद करना इसे कहा जाता है। और सामान्य वाक्य स्वयं लिखना सीखने में भी बच्चों को सालों लग जाते थे। व्याकरण सीखने में बच्चों को बहुत समय लगता था। वे इस 7वीं या 8वीं कक्षा तक सीख पाते थे। बच्चों पर प्रधानाध्यापक का बहुत भय था। चूँकि इनमें ग्रीक और लैटिन का व्याकरण सिखाने पर जोर था, इन्हें ग्रामर शालाएँ कहा गया। मजदूर बच्चों की शिक्षा और सार्वजनिक स्कूल का उदय। 18वीं सदी में औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में मजदूरों की बसावट तेजी से बढ़ने लगी। लोग बेहद असामान्य परिस्थितियों में रहते थे। इससे इनमें विरोध और विद्रोह की भावना भी उभरने लगी और मजदूर वर्ग के लोग क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होने लगे। इंग्लैंड का मध्यम वर्ग इन बातों से बहुत चिंतित हुआ और इन परिस्थितियों में 1781 ईस्वी में रॉबर्ट राइक्स नामक व्यक्ति ने ग्लौसेस्टर नामक शहर में मजदूर बच्चों के लिए रविवार विद्यालयों की व्यवस्था की गई। ये रविवार को लगती थी क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार रविवार को काम करना मना था। तो स्कूल में बाइबल की सहायता से पढ़ना सिखाया जाता था। बाद में इनमें लड़कियां भी आने लगी। अब हम बात करेंगे चर्चशालाओं की। तो 1811 में राजकीय चर्च के अंतर्गत हर चर्च की यजमानी में एक शाला खोली गई। इसे चर्चशाला कहा जाता था। इसमें बाइबल और सरकारी तौर पर मान्य ईसाई धर्म की बातें, पढ़ना लिखना, गणित और सदाचार सिखाया जाता था। चूँकि इनका संचालन चर्च द्वारा होता था, इसलिए स्कूल पर होने वाला खर्च स्थानीय चर्च के संसाधनों के अनुरूप होता था। 1833 में सरकार ने चर्च द्वारा संचालित विद्यालयों को भवन निर्माण और मरम्मत आदि के लिए अनुदान देना शुरू किया।
अब हम बात करेंगे जर्मन शिक्षा की व्यवस्था का प्रारूप। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद जर्मन शासन ने एक जटिल शिक्षा प्रणाली विकसित की। प्रारंभिक शिक्षा तो सभी के लिए सामान्य थी, मगर इसके बाद एक समूह है जिसके बारे में मान्यता यह थी कि यह अकादमिक रूप से कमज़ोर है। उस समूह को 4 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी, जिसे अकादमिक रूप में अधिक सक्षम माना गया। इसके लिए विज्ञान आदि आधुनिक विषय या साहित्य के अध्ययन के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना हुई। बच्चे के 10 साल के होने पर अभिभावकों को यह बताना पड़ता था कि वे अपने बच्चे को किस तरह की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसका अंतिम निर्णय स्कूल के अधिकारियों का ही था। शासन यह तय करता था कि देश में अब कितने मजदूर चाहिए और कितने वैज्ञानिक या इंजीनियर या अफसर। इसके अनुरूप बच्चों की आगे की शिक्षा की व्यवस्था होती थी। पूरा अंडर जो है शासन के अंडर होता था, पूरा जो नेटवर्क है सारा। जर्मनी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली। जर्मनी की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दायित्व प्रमुख रूप से प्रांतीय शासन का रहता है। सभी बच्चों के लिए शासन की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन यह सबके लिए अनिवार्य नहीं है। 6 साल से 17 साल की आयु तक सबको अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल जाना पड़ता है। प्रथम चरण में सारे बच्चे एक साथ प्राथमिक शाला में 6 से 10 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षाएं मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। पहली सामान्यतः अकादमिक शिक्षा वाले स्कूल, जहां बच्चों को कठिन अकादमिक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर ही कोई विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता है और वहां से उच्च प्रबंधीय नौकरियां पा सकता है। दूसरा है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें मध्यम वर्गीय नौकरियों के लिए तैयार किया जाता था। इनमें सामान्य विषयों के साथ साथ मध्यम वर्गीय व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। तीसरी वेधशालाएं हैं जो औद्योगिक काम के लिए बच्चों को तैयार करती है। इनमें पाठ्यक्रम व्यवसाय केंद्रित होते हैं। दूसरे व तीसरे प्रकार के विद्यालयों में 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नवयुवक एक विशेष व्यवस्था में शामिल होते हैं। इसे व्यावसायिक प्रशिक्षु व्यवस्था कह सकते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है धार्मिक शिक्षा। तो जर्मन संविधान में हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता दी गई है और यह भी कहा गया है कि राज्य किसी विशेष धर्म के प्रति रुझान नहीं रखेगा। फिर भी राजकीय विद्यालयों में सभी स्तरों पर धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था है। अभिभावकों को यह अधिकार है कि वे तय करें कि अपने बच्चों को विद्यालय में धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं या नहीं, और अगर देना चाहते हैं तो किस धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे बोर्डिंग स्कूल की। तो आदिवासियों के जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनमें से लगभग 80% बच्चे इस समय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। उनको दी जा रही शिक्षा का चरित्र समझने के लिए उनका उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। 1879 ईस्वी में एक पूर्व सेना अधिकारी रिचर्ड हेनरी प्रांट ने आदिवासी अमेरिकनों के लिए बोर्डिंग स्कूल शुरू किया। यह बोर्डिंग स्कूल जल्दी ही एक मॉडल बन गया और पूरे अमेरिका में इसकी तर्ज पर कई बोर्डिंग स्कूल खुल गए। इन स्कूलों में बच्चों को अनेक परिवारों और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। बच्चों को अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी भाषा और संस्कृति छोड़कर यूरोपियन अमेरिकनों की तरह बने। इसके लिए बच्चों को एक एक महीने के लिए यूरोपियन परिवारों के साथ भी रखा जाता था। अगला टॉपिक है अमेरिका की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। तो अमेरिका के स्कूल स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। हर क्षेत्र की एक जिला शिक्षा समिति होती है जिसके पास स्कूल संचालन के व्यापक अधिकार होते हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, वह कैसे पढ़ाया जाएगा, यही समिति तय करती है। इसके संचालन का खर्च स्थानीय समुदाय से कर्ज लेकर तथा राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान से जुटाया जाता है। इस कारण अमीर वर्ग के क्षेत्रों के स्कूल ज़्यादा सुविधा उत्पन्न होती है क्योंकि इनको स्थानीय समुदाय से ज़्यादा अनुदान मिलता है। इन क्षेत्रों के सभी बच्चे चाहे उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति अलग अलग हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे लगभग 90% इन स्कूलों में पढ़ते हैं।
निजी स्कूल बहुत महंगे हैं, कुछ बेहद संपन्न लोग ही इनका खर्च वहन कर पाते हैं। सभी बच्चे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक सी शिक्षा पाते हैं। वर्तमान में अमेरिका के लगभग 85% बच्चे उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पाते हैं। लगभग 75% बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे इलिच की डी स्कूलिंग व्यवस्था। तो इवान इलिच सभी हर वर्ग को यह अधिकार देते हैं कि वे अपने तरीके से अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें। इलिच के अनुसार वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विचार के लिए शिक्षा का ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जो मानवीय और व्यक्ति को सीखने पर नियंत्रण और पूरी स्वतंत्रता देता है। हम देखते हैं कि जापान इलिच अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी में निश्चित रूप से न केवल वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्कूल व्यवस्था पर आक्रमण करते हैं, अपितु यह आक्रमण पूर्णतः सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं एवं उनकी व्यवस्था पर है। इलिच के क्रांतिकारी विचारों में स्कूल व्यवस्था अथवा संपूर्ण निकाय के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक दृष्टिकोण प्रतीत होता है। इलिच बिना किसी लाग लपेट के स्कूल के अस्तित्व पर स्कूल क्यों है इसे भंग करो अर्थात संपूर्ण रूप से स्कूलिंग निकाय के उन्मूलन का ही विचार रखते हैं। इलिच के इस तरह के प्रस्तावों पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें रोनाल्ड गॉस, आर्थर पर्ल तथा नील पोस्टमैन आदि प्रमुख हैं। इवान इलिच अपनी रचना डी स्कूलिंग सोसाइटी में वैकल्पिक स्वरूप में बालक के ज्ञान प्राप्ति के आधारभूत ताने बाने में अवसर जाल या अवसर नेटवर्क विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। तो ये थी दोस्तों उस टाइम की कुछ स्कूलों की व्याख्या हमने यहाँ पे देखी है। आज के यूनिट में बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। इनकी पीडीएफ का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनली अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है। जल्द मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।